रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में कांग्रेस के कदावर लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की सियासत और उनकी सियासत के तय ईमानदारी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब वक्त ये बीएसपी में थे तो उस वक्त ये मायावती के दस्तबाजू थे। आज कांग्रेस में हैं तो प्रियंका गांधी के ख़ास सलाहकार और उनके करीबी हैं। आइए उनसे मौजूदा हालात में कुछ बातें करते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि आज चुनाव के 3 दौर ख़त्म हो चुके हैं, कांग्रेस अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ महसूस कर रही है? देखिए, मैं 2017 में कांग्रेस पार्टी में नहीं था, तो 2017 में वो कैसे लड़ी, क्या लड़ी, उसका तो मुझे अंदाज ही लगा सकता हूँ मैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने जब से यूपी के संगठन की बागडोर अपने हाथ में ली है, तो कांग्रेस ने काफ़ी मजबूती लाने का काम किया है, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में। तो आप देखें कि हर मसले में सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, तो जो दूसरी गवर्नमेंट की मुखालिफ पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, उनमें से कोई सामने नहीं आया, ना कोई नेता आया। जो भी मामला ऐसे आए तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी, राहुल गांधी जी सबसे पहले उसमें निकल के आए। लखनऊ में आप देखिए कि सीए के मामले में वो 7-8 किलोमीटर पैदल चली। इसी तरीके से सोनभद्र का मामला आदिवासियों का आया तो वहाँ प्रियंका जी गई और कोई नहीं गया। हाथरस का मामला आया, उन्नाव का मामला आया, आगरा में एक दलित को पुलिस कस्टडी में जिंदा मार दिया जाता है, वो मामला आया। या लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी में एक मंत्री के बेटे के द्वारा जो है कुचल करके 9 किसानों को और एक पत्रकार को मार दिया जाता है। तो वहाँ भी रात को ही वो चल दी और 4 दिन तक वो सीतापुर में पीएससी हेडक्वार्टर में उनको गिरफ्तार करके रखा गया। तो किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, 11 महीने तक बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर पर, जाड़ा गर्मी बरसात, लगभग तकरीबन 700 से ज़्यादा किसान वहाँ मर गए। उनका भी अगर दुख दर्द पूछने कोई गया तो प्रियंका जी और राहुल जी गए। तो इसलिए लोगों में एक ये तो है कि भाई प्रियंका जी जब से आई हैं तो कांग्रेस में एक नई जान पड़ी है, नई एनर्जी आती दिखाई दे रही। तो आपने अभी जो भी बातें बताई कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने गैर मामूली मेहनत की है, ख़ास तौर से यूपी को लेकर, तो क्या उस मेहनत का कोई रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, बेशक रिज़ल्ट मिलेगा। कांग्रेस जो 84 से 89 तक जितनी मजबूत थी, उसके बाद कमज़ोर हुई धीरे धीरे। एक दिन में कमज़ोर नहीं हुई है, धीरे धीरे कमज़ोर हुई है और कमज़ोर होते होते 2017 में काफ़ी कमज़ोर हो गई। अब जैसे धीरे धीरे कमज़ोर हुई है, वैसे धीरे धीरे वो मजबूत हो रही है। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो भी नतीजे आएंगे, गिनती जो है 10 मार्च को है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो इलेक्शन चल रहा है उसके वोटों की, तो मैं समझता हूँ कि चौंकाने वाले नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। तो आपको लगता है कि भाई बहन की जोड़ी आगे का मुस्तकबिल हो सकती है हिंदुस्तान के लिए? देखिए, मैं नजूबी नहीं हूँ, तो लेकिन मेरा जो एक तजुर्बा है तो मैं कह सकता हूँ हो नहीं सकती है, इंशाल्लाह। तो कांग्रेस आपसे आपका 100% ले रही है? देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका होता है। हम जहाँ काम किए हैं वो ग्रास रूट लेवल पे काम करने का एक वहाँ पर प्रचलन है। यहाँ पर अभी ग्रास रूट लेवल पे धीरे धीरे जा रहे हैं। ये अभी धीरे धीरे इसलिए मैंने कहा कि अभी शहर कमेटियाँ बनी, फिर ब्लॉक कमेटी बनी, फिर न्याय पंचायत कमेटी बनी, ग्राम पंचायत कमेटी बनी। अब जब तक हम पोलिंग बूथ कमेटियाँ, यानी हर एक बूथ 20 यूथ हम नहीं कर देते,
तब तक हम अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत नहीं पा रहे हैं। और अभी हम टाइम इतना हमको नहीं मिला कि हम हर पोलिंग बूथ पे 20-20 यूथ खड़े कर सकें। तो आगे हमारा जो काम होगा वो यही होगा, और इस काम में मैंने ज़िंदगी भर काम किया है। मैं चाहता हूं कि ये काम मैं बढ़ चढ़ के करूं, ज़मीन में जा कर के, ग्राउंड में जाके, गांव में जाके, मोहल्लों में जाके, लोगों के बीच में जा कर के मैं ये काम करना चाहता हूं। और इंशाल्लाह इस चुनाव के बाद हम इस काम में जोर देंगे। आखिरी 2 सवाल छोटे से। क्या एक ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि कांग्रेस जो इस वक्त चुनाव लड़ रही है यूपी में, तो दरअसल वो 2024 की तैयारी कर रही है और उसके लिए ये ज़मीन तैयार कर रही है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई नज़र आती है और क्या वाकई ऐसा हो रहा है? हम हर चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। हम हर चुनाव, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। तो अभी चुनाव 2022 का चल रहा है, तो 2022 के जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जब 24 आएगा तो 24 के जीतने के लिए लड़ेंगे, और इंशाल्लाह 24 में भी सरकार बनाएंगे। आखिरी बात, ये कांग्रेस से कुछ कम्युनिटीज़ नाराज़ हो गई, उसे धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया, उसकी कुछ भी वजूहत हो सकती हैं। तो क्या आपकी ये उम्मीद है कि जो कम्युनिटीज़ कांग्रेस से नाराज़ हो गई हैं उनको वापस लाने में, उनका एतमाद हासिल करने में कांग्रेस, जिसमें नसीम सिद्दीकी की भी कोशिशें शामिल हो सकती हैं, कामयाब हो सकेगी? देखिए, जो कम्युनिटी नाराज़ हुई 89 तक वो कम्युनिटीज़ कांग्रेस के साथ रही। 89 में उनका ये कहना है कम्युनिटीज़ का कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, तो कांग्रेस ने उसको रियलाइज़ किया और उसकी माफ़ी भी मांगी। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये लंबा इसका जवाब होगा। आप कहें तो पूरा लंबा जवाब दूँ या मैं शॉर्ट में जवाब दे दूँ? लंबा जवाब ये है कि जो कम्युनिटियाँ कांग्रेस पार्टी को 89 से पहले वोट देती थी, वो जब तक वोट देती रही, यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में कह दें, हम और हमारे अब्बा दादा, मैं भर नहीं, हम और हमारे अब्बा दादा जब तक कांग्रेस को वोट देते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के 1984 से लेकर 1989 तक 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे मुल्क में थे। ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जमानतें जब्त हुई। और जब हम 89 में अलग होना शुरू हुए और धीरे धीरे वो कम्युनिटियाँ ज़्यादा तादाद में इलाकाई पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनमें चली गईं, हम भी कसूरवार हैं, हम भी ले गए, तो हमारा नुकसान हुआ, कांग्रेस का तो नुकसान हुआ। 1989 के बाद ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। यानी जो हमने कांग्रेस को सज़ा दी, जिन कम्युनिटी ने वोट न दे करके कांग्रेस को सज़ा दी, वो कांग्रेस को सज़ा मिली। यानी 1989 के बाद कांग्रेस की सरकार यूपी में नहीं बनी। लेकिन जो सज़ा हमने कांग्रेस को दी, वो कांग्रेस को 25% मिली, 75% हम ही को मिल गई। जितनी बुरी हालत उन कम्युनिटी की हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आज जितनी बुरी हालत है कभी ऐसी नहीं रही। आज उन लोगों को ये सोचना पड़ रहा है जो उम्र दराज हो गए, जो 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हो गए, उस कम्युनिटी के लोग, जिस कम्युनिटी का आपने इशारा किया है, तो उनको सोचना पड़ रहा है कि CA/NRC के तहत हमारी औलादें और औलादों की औलादें, जिनके लिए हमने सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ किया है, वो हिंदुस्तान में रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी, एक सवालिया निशान है। आज वो हालात पैदा किए जा रहे हैं। आज पॉलिटिक्स ला करके हिंदू मुस्लिम पे ला करके खड़ी कर दी गई, मंदिर मस्जिद पे ला करके खड़ी कर दी गई। अरे भाई, पॉलिटिक्स में क्यों ला रहे हो? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद क्या है? देखिए साहब, मैं हाजी हूँ, नमाजी हूँ, मेरा मामला है, ये मेरा मामला है ना। लेकिन अगर कोई पूजा पाठ करता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है या कोई चर्च में जाता है, ये उनका मामला है। हम सबसे पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। अगर हम इंसान ही नहीं तो क्या जानवर हिंदू मुसलमान होते हैं? अभी मैं एक कॉन्क्लेव में गया था इंडिया टीवी के, तो मैं इसी शर्त के साथ गया था कि यहाँ ताज होटल में हुआ था कि भाई देखिए वहाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और ये सब बातें नहीं होंगी। जैसे ही मैं गया तो एक मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने सबसे पहले मेरे ऊपर यही सवाल दागा कि हमने मंदिर बनवाया, हम ये कर, अरे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद मंदिर हमने बनवाया, हम राम जी को जानते हैं, हम कृष्ण जी को जानते हैं, हम ये जानते हैं, आप क्या जानते हो, आप क्या समझते हो, आप कुछ जानते ही नहीं हो, हम फला धर्म को जानते हैं। मैंने जब मेरा नंबर आया, मैंने कहा भाई अब मुझे भी बोल लेने दो, थोड़ी देर चुप हो जाओ। सबसे पहले ये बताओ कि आप किस मज़हब को मानते हैं? जो वो थे,
वो नहीं बोल पाए। मैंने कहा देखिए, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह के नाम पे शुरू कर रहे हैं, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह क्या है? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमारे हिंदू भाई हैं वो श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश क्या है? गणेश वंदना। गणेश वंदना क्या है? गजाननं भूतगणाति सेवितम कपित्त जम्बू फलचारु बच्छलम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सारे भाजपाई जो बैठे हुए थे ऑडियंस, सब ने तालियां बजा दी। मैं एक मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि किसी भी चीज की जानकारी होना, किसी भी चीज का तजुर्बा होना, किसी भी चीज का ज्ञान लेना, किसी भी चीज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ने ये फरमाया था, मैंने पढ़ा है कहीं पे 1400 साल 1450 साल पहले, कि अगर तालीम हासिल करने चीन भी जाना पड़े तो जाओ। तो अगर तालीम में कहीं ये तो लिखा नहीं कि कुरान जो है मुसलमानों की किताब है, हदीस मुसलमानों की किताब है, रामायण हिंदुओं की किताब है, वेद हिंदुओं की किताब है, श्रीमद् भागवत गीता हिंदू किताब है। मैंने उनको 4-6 श्लोक सुनाए वहाँ पर, तो सारे लोगों ने तालियां बजाई और मुंह मार करके रह गए। और मैंने कहा देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आप ये करते हैं, आपका अपना काम है, हमारा अपना काम है, आप अपना करो, हम अपना करते हैं। तो ये जानबूझ करके जो आज सियासत में गंदी सियासत, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, हिंदू के नाम पे, 3 तलाक के नाम पे जबरदस्ती CA/NRC लेके आप आ गए। हिजाब का मामला साहब, हिजाब, इसमें दिक्कत क्या है? आज मैं एक नहीं, हिंदुस्तान में गांव में 25% हिंदू ऐसी औरतें हैं। मेरा एक दोस्त है सतीश अवाना, नोएडा, यानी दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक, नोएडा में हरोला गांव के रहने वाले हैं। मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ जो है वो दादी बन गई, नानी बन गई। उसके बाद जब मेरे पास आती है तो इतना बड़ा घूंघट घालती है, और पैर छूना हमारे यहाँ मना है, लेकिन आकर के वो पैर छुएगी और चली जाएगी। तो हिजाब और घूंघट में क्या फ़र्क है? आप अभी देहात में मेरी तरफ चलिए, कोई भी बहुएं 25% बिना घूंघट घाले आती ही नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। हिजाब से आप मुसलमानों से जोड़ रहे हो। अरे भाई, ये हमारी मर्जी है, हम हिजाब पहने, हम नकाब पहने, हम टोपी लगाएं। कल के दिन आप सिखों को कहने लगो कि आप पगड़ी क्यों बांधते हो? क्या है ये? वो भी, ये तो गलत बात है, नहीं कह सकते आप। मुसलमानों को आप कहने लगो आप टोपी क्यों लगाते हो? आप नहीं कह सकते हो। ये आप, जिसको जो अच्छा लगे वो पहने, लेकिन थोड़ा सा तहजीब के दायरे में पहने। ऐसे और जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन अपनी सोच है कि तहजीब के दायरे में रहने से बदन ढका रहना चाहिए, सतरा ढका रहना चाहिए। कपड़ा पहनने का मतलब क्या है? यही है ना, कुछ अच्छा लगने के लिए भी पहनते हैं। तो जिसका जो पहनना वो पहने, वो उसकी मर्जी है। ये तो जबरदस्ती, इसमें भी हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाने की कोशिश। इन सब चीज़ों से मैं परहेज करता हूँ। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आने वाले कल में कांग्रेस का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा होंगे? देखिए साहब, जिन पर भरोसा किया जा सके। देखिए साहब, मैं मुसलमान हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं हिंदू मुसलमान की एक तरफ, जातिवादिता की एक तरफ, धर्म की जो राजनीति में चलाया जा रहा है, धर्म मानो, बिना धर्म के आदमी नहीं चलता, चलाओ, लेकिन राजनीति में एक तरफ मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति में मुखालफत कर रहा हूँ, एक तरफ मैं ये बात कहूँ तो देखिए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं, बड़ा नहीं, मैं एक वर्कर की शक्ल में कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी कांग्रेस में वर्कर की शक्ल में काम करूँगा। बड़ा छोटा चेहरा हमारे नेता देखें, पब्लिक देखे, काम जो मिलेगा वो करूँगा, जो मिल रहा है वो करूँगा, नहीं मिल रहा है तो भी मैं करूँगा। तो ये थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने सवालों का बहुत वाज़ेह अंदाज में जवाब दिया, और ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले कल में कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा होंगे जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। रोज़नामा ख़बरें से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।